नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भयानक और रोमांचक कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। काले बालों की एक लट से जुड़ी यह कहानी इतनी डरावनी है कि आप रात में अकेले सोने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह भयानक कहानी। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिया एक आम लड़की थी। 25 साल की उम्र, एक अच्छी सी नौकरी और एक छोटा सा फ्लैट जहां वह अकेली रहती थी। उसके माता पिता पुणे में रहते थे और रिया को अपनी आज़ादी बहुत पसंद थी। वह अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि कई बार देर रात घर लौटना आम बात थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऑफिस में प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी और रिया रात के 11 बजे तक काम करती रही। जब वह ऑफिस से निकली तो मुंबई की सड़कें अपने आप में एक अलग ही रूप ले चुकी थीं। दिन की भीड़ भाड़ अब खत्म हो चुकी थी। सड़कें सुनसान थीं, सिर्फ कुछ टैक्सियां और ऑटो ही इधर उधर दिख रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़कें गीली थीं और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में चमक रही थीं। रिया ने अपना स्कार्फ कसकर बांधा और तेज कदमों से अपने घर की ओर चलने लगी। उसका फ्लैट यहाँ से बस 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। रास्ते में वह हमेशा की तरह अपने फ़ोन में कुछ मैसेज चेक कर रही थी जब अचानक स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे कुछ चमका। यह चमक इतनी अजीब थी कि रिया के कदम अपने आप रुक गए। उसने फ़ोन नीचे किया और ध्यान से देखा। वहाँ सड़क के बीचों बीच गीली सड़क पर एक लंबी घनी काली बालों की लट पड़ी थी। रिया कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। यह कोई साधारण बालों की लट नहीं थी। यह कम से कम 1.5 फुट लंबी थी और इतनी घनी थी कि लगता था जैसे किसी की पूरी छोटी ही काटकर फेंक दी गई हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह लट चमक रही थी। हाँ, बिल्कुल चमक रही थी, जैसे अभी अभी किसी के सिर से निकाली गई हो और अभी भी जीवित हो। रिया ने इधर उधर देखा। सड़क पर कोई नहीं था, न कोई लड़की न कोई आदमी, सिर्फ खाली सड़क और दूर से आती एक कार की हल्की आवाज़। उसने सोचा, यह यहाँ कैसे आई? किसी की इतनी लंबी लट अचानक कैसे गिर सकती है? पहले तो उसने सोचा कि शायद किसी ने कैंसर या बीमारी की वजह से अपने बाल कटवाए होंगे और यहाँ फेंक दिए होंगे। लेकिन फिर उसे लगा कि यह सोच भी कितनी अजीब है। कौन अपनी कटी हुई लट को सड़क के बीचों बीच फेंकेगा? रिया का मन हुआ कि वह आगे बढ़ जाए, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम वहीं रुक गए। वह लट कुछ ऐसी थी कि उसकी ओर देखते रहने का मन करता था। इतनी खूबसूरत, इतनी घनी, इतनी चमकदार, जैसे किसी राजकुमारी के बाल हों। आखिरकार रिया ने झुककर उसे उठाने का फैसला किया। उसने सोचा, अरे बाल ही तो हैं, शायद किसी के बहुत काम आ जाए, या फिर मैं इन्हें किसी एनजीओ को दे दूंगी जो विग बनाते हैं। जैसे ही उसकी उंगलियां उस लट को छूने के लिए नीचे गईं, एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह लट ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी, इतनी ठंडी कि लगा जैसे उसने बर्फ का कोई टुकड़ा पकड़ लिया हो। रिया ने चौंक कर अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन फिर हिम्मत करके दोबारा उसे उठाया। यह सिर्फ ठंडक नहीं थी, यह एक अजीब सी सनसनी थी जो उसकी उंगलियों से होते हुए उसकी बाजू तक गई, जैसे कोई बर्फीली लहर उसके शरीर में दौड़ गई हो। रिया ने जल्दी से उस लट को अपने बैग में डाल दिया और अपना हाथ अपनी जैकेट से पोंछा। बस बाल ही तो हैं, उसने खुद को समझाया और हंस पड़ी। मैं भी कितना सोच रही हूँ। इतनी रात को अकेले चलने से ऐसे ही अजीब अजीब ख्याल आते हैं। उसने तेज़ कदमों से घर की ओर चलना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह अपने साथ सिर्फ बालों की एक लट नहीं, बल्कि कुछ ऐसा घर ले जा रही थी जो जीवित था, जो सांस लेता था और जो बहुत भूखा था। घर पहुंचकर रिया ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर घुसी। उसने लाइट जलाई और अपना बैग सोफे पर फेंक दिया। थकान की वजह से उसे कुछ खाने का भी मन नहीं था। उसने सिर्फ 1 गिलास पानी पिया और सीधे अपने बेडरूम में चली गई। बेडरूम छोटा लेकिन आरामदायक था। एक सिंगल बेड, एक छोटी अलमारी
और एक ड्रेसिंग टेबल जिस पर उसकी बिल्ली मोती अक्सर सोया करती थी। मोती एक सफ़ेद बिल्ली थी जो रिया को 2 साल पहले सड़क पर मिली थी। रिया ने उसे पाल लिया था और अब मोती उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। आज मोती कमरे में नहीं थी, शायद रसोई में कहीं सो रही होगी, रिया ने सोचा। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई। नींद आने में देर नहीं लगी। थकान इतनी थी कि रिया को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन रात के 2 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में कुछ अजीब था। एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी आवाज़ भी। रिया ने आंखें खोलीं और अंधेरे में देखने की कोशिश की। कमरा एकदम अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी ही थी। और तभी उसने महसूस किया उसके तकिए के पास कुछ ठंडा था, कुछ बहुत ठंडा। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके अपना हाथ बढ़ाया और तकिए को छुआ। तकिया सामान्य था, लेकिन तभी उसकी उंगलियां कुछ और छू गईं। वे बाल थे, वही काली लट। रिया चौंक कर उठ बैठी। उसने बेडसाइड लैंप जलाया। रोशनी में उसने देखा कि वह काली लट उसके बिस्तर पर उसके तकिए के बगल में पड़ी थी। वह लट जो उसने अपने बैग में रखी थी। यह यहाँ कैसे आई? रिया ने खुद से पूछा। उसे याद आया कि उसने बैग सोफे पर छोड़ा था, बेडरूम में तो लाया ही नहीं था। तो फिर यह लट यहाँ कैसे पहुंची? शायद मोती ले आई होगी, उसने सोचा। बिल्लियों को तो अजीब अजीब चीज़ें खेलना पसंद होता है। रिया ने उस लट को उठाया। फिर से वही ठंडक, फिर से वही अजीब सनसनी। उसने उसे फर्श पर फेंक दिया और वापस लेट गई। लेकिन अब नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने लाइट बंद की और करवट बदलकर लेटने की कोशिश की। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बीत गया। आखिरकार उसकी आंखें बंद होने लगीं और तभी उसने फिर से महसूस किया कुछ उसके पैरों के पास धीरे धीरे रेंग रहा था। रिया की सांसें थम गईं। उसने आंखें खोलीं, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं हुई। अंधेरे में उसे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी। कुछ उसके पैरों के पास था, कुछ ठंडा, कुछ नम, कुछ जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। सर्र सर्र सर्र। यह आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई मुलायम कपड़ा फर्श पर घिसट रहा हो, या जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। रिया का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था कि वह छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। सर्र सर्र। आवाज़ अब उसके घुटनों तक पहुंच गई थी। रिया ने हिम्मत करके अपना पैर हिलाया। आवाज़ रुक गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक उसे लगा कि कुछ उसके पैर पर लिपट गया। आह! रिया चीख पड़ी और जल्दी से बेडसाइड लैंप जलाया। रोशनी में उसने देखा कुछ नहीं था। उसके पैर पर कुछ नहीं था। बिस्तर बिल्कुल सामान्य था, लेकिन फर्श पर वह काली लट अब बिस्तर के बिल्कुल पास थी। पहले वह बिस्तर से 2-3 फीट दूर थी, लेकिन अब वह बिल्कुल बिस्तर के नीचे, उसके पैरों के ठीक नीचे पड़ी थी। यह कैसे? रिया की आवाज़ कांप रही थी। उसने फौरन उस लट को उठाया और इस बार उसे उठाकर बाथरूम में फेंक दिया। उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं सोच रही हूँ बहुत ज़्यादा, ऑफिस का स्ट्रेस है, बस इतना ही है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन मान नहीं रहा था। उस रात रिया को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर बैठी रही, लाइट जलाकर। हर आवाज़ पर चौंक जाती थी। कभी खिड़की से आती हवा की आवाज़, कभी पाइप में पानी की आवाज़, कभी बाहर सड़क से गुजरती गाड़ी की आवाज़। सुबह होते ही रिया उठी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और पूरा शरीर थका हुआ महसूस हो रहा था। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। वह लट वहाँ फर्श पर पड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने फेंकी थी। रिया ने राहत की सांस ली। देखा, कुछ नहीं हुआ। मैं ही पागल हो रही थी।
उसने तैयार होने के लिए बाथरूम में कदम रखा, लेकिन तभी उसकी नज़र शीशे पर गई। शीशे पर एक निशान था, एक हाथ का निशान, जैसे किसी ने गीले हाथ से शीशे को छुआ हो। लेकिन यह निशान अजीब था। यह बहुत बड़े हाथ का निशान था और उंगलियां बहुत लंबी थीं, असामान्य रूप से लंबी। रिया का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसने जल्दी से मुंह धोया, कपड़े पहने और उस लट को एक प्लास्टिक बैग में डालकर कूड़ेदान में फेंक दिया। बस अब यह बला मुझसे दूर हुई, उसने सोचा और ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में भी रिया का ध्यान काम पर नहीं था। वह बार बार रात की उस घटना के बारे में सोच रही थी। दोपहर के समय उसकी सहेली नेहा ने पूछा, रिया तू ठीक है ना? तेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। हाँ, बस नींद पूरी नहीं हुई, रिया ने झूठ बोला। शाम को जब वह घर लौटी तो उसने सबसे पहले कूड़ेदान चेक किया। वह प्लास्टिक बैग वहीं था। उसने राहत की सांस ली और अंदर आ गई। रात को खाना खाने के बाद वह टीवी देखने लगी। मोती उसकी गोद में आकर बैठ गई। रिया ने उसे प्यार से सहलाया। मोती, तू तो मेरे साथ है ना? तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी ना? मोती ने म्याऊं की आवाज़ की और उसकी गोद में सो गई। रात के 10 बजे रिया अपने बेडरूम में गई। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य था। वह लट कहीं नहीं थी। उसने राहत की सांस ली और बिस्तर पर लेट गई। आज वह जल्दी सो गई। शायद रात भर जागने की वजह से थकान इतनी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। लेकिन रात के 3 बजे फिर से सर्र सर्र सर्र, यह आवाज़ फिर से। रिया की नींद खुल गई, लेकिन इस बार वह हिली नहीं। उसने आंखें बंद रखीं और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। सर्र सर्र, यह आवाज़ उसके कमरे के दरवाजे की ओर से आ रही थी, जैसे कोई चीज़ दरवाजे के नीचे की संकरी जगह से अंदर आने की कोशिश कर रही हो। रिया ने आंखें खोलीं और दरवाजे की ओर देखा। अंधेरे में उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसने बेड साइड लैंप के स्विच की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसने देखा दरवाजे के नीचे से कुछ अंदर आ रहा था। कुछ काला, कुछ लंबा, कुछ जो सांप की तरह रेंग रहा था। वह लट थी। वह कूड़ेदान से किसी तरह वापस आ गई थी। रिया की चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने अपना मुंह हाथ से दबा लिया। वह बिस्तर पर सिकुड़कर बैठ गई और देखती रही। वह लट धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे फर्श पर रेंगते हुए उसके बिस्तर की ओर आ रही थी, जैसे उसे पता हो कि वह कहाँ जाना है, जैसे उसे पता हो कि रिया कहाँ है। सर्र सर्र सर्र, आवाज़ अब बिल्कुल पास थी। रिया का दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। पसीना माथे से लेकर गर्दन तक बह रहा था। वह लट अब बिस्तर के पास पहुंच गई थी और फिर धीरे धीरे वह ऊपर आने लगी। जैसे कोई सांप दीवार पर चढ़ता है, वैसे ही वह लट बिस्तर की साइड पर चढ़ने लगी। नहीं नहीं नहीं, रिया फुसफुसाई। उसने तुरंत लाइट जलाई और जैसे ही रोशनी हुई, वह लट फिर से बेजान हो गई। वह बिस्तर के किनारे पर लटक रही थी, बिल्कुल साधारण बालों की लट की तरह। रिया उठी और उस लट को उठाया। इस बार उसने उसे जलाने का फैसला किया। अगर यह जल जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी। वह लट लेकर रसोई में गई। उसने गैस जलाई और उस लट को आग के ऊपर रखा, लेकिन जो हुआ वह देखकर रिया जम गई। वह लट जल नहीं रही थी। आग की लपटें उसे छू रही थीं, लेकिन वह लट वैसी की वैसी थी। एक बाल भी नहीं जला। यह असंभव था। रिया ने घबराकर गैस बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे। यह क्या है? यह कैसे संभव है? उसने उस लट को सिंक में रखा और उस पर पानी डाला। फिर उसे एक कपड़े में लपेटा और कसकर बांध दिया। उसने उस पूरे बंडल को अलमारी में सबसे नीचे कपड़ों के नीचे छिपा दिया। अब तो नहीं निकल पाएगी, उसने सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। असली खेल अभी बाकी था। अगली सुबह रिया देर से उठी। रात भर की बेचैनी के बाद
आखिरकार उसे सुबह 5 बजे नींद आई थी और अब घड़ी में 9 बज रहे थे। उसे ऑफिस जाना था, लेकिन आज वह बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। उसने ऑफिस में फ़ोन करके बताया कि वह बीमार है और आज घर से काम करेगी। फ़ोन रखने के बाद वह रसोई में गई और खुद के लिए चाय बनाई। मोती अभी तक सो रही थी। रिया ने सोचा कि चलो मोती को भी सोने दो, और वह खुद सोफे पर बैठकर चाय पीने लगी। लेकिन उसका मन अलमारी की ओर बार बार जा रहा था। वह जानना चाहती थी कि वह लठ अब भी वहाँ है या नहीं। आखिरकार उसने हिम्मत करके अलमारी खोली। उसने नीचे के कपड़े हटाए और उस कपड़े के बंडल को निकाला। जैसे ही उसने कपड़ा खोला, उसकी चीख निकल गई। ओह माय गॉड! वह लठ बढ़ गई थी। कल रात जो लठ 1.5 फुट की थी, वह अब कम से कम 2.5 फुट की हो चुकी थी। यह कैसे संभव था? बाल मरने के बाद कैसे बढ़ सकते हैं? रिया के हाथों से वह बंडल गिर गया। वह पीछे हटी और दीवार से टिक गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। यह नहीं हो सकता। यह सपना है। यह सपना होना चाहिए। उसने खुद को चिकोटी काटी। दर्द हुआ। यह सपना नहीं था। रिया ने फिर से उस लठ को देखा। वह अब और भी ज्यादा चमकदार लग रही थी, जैसे वह जीवित हो, जैसे वह सांस ले रही हो। रिया ने तुरंत एक पैमाने से उसे नापा। 2 फीट 8 इंच। उसने एक कागज पर यह नोट किया और समय भी लिख दिया। सुबह 9:30 बजे। 2 घंटे बाद यानी 11:30 बजे उसने फिर से नापा। 3 फीट 2 इंच। रिया का दिल बैठ गया। यह हर घंटे 3 से 4 इंच बढ़ रही थी। यह कैसे हो सकता था? उसने तुरंत अपने फोन में गूगल पर सर्च किया। कैन हेयर ग्रो आफ्टर बीइंग कट? जवाब था नहीं। एक बार बाल सिर से कट जाए तो वे मर जाते हैं, वे बढ़ नहीं सकते। तो फिर यह कैसे बढ़ रहे हैं? रिया ने खुद से पूछा। उसने फिर से सर्च किया। सुपर नेचुरल हेयर ग्रोथ। इस बार कुछ अजीब कहानियां और आर्टिकल मिले। कुछ लोगों ने ऐसे अनुभव शेयर किए थे जहां उन्होंने जिंदा बालों की कहानियां सुनी थीं। ये सब पुरानी जापानी और चीनी लोक कथाओं से जुड़ी थीं। एक कहानी में लिखा था कि कुछ आत्माएं अपने बालों में बंध जाती हैं। रिया को ठंड लग गई। आत्माएं? भूत प्रेत? क्या वह ऐसी चीजों पर विश्वास करती थी? नहीं, लेकिन अब जो हो रहा था वह विज्ञान से समझाया नहीं जा सकता था। उसने फैसला किया कि वह इस लठ को घर से बाहर फेंक देगी। लेकिन कहाँ? अगर वह कूड़ेदान में फेंकेगी तो वापस आ जाएगी। अगर जला नहीं सकती तो क्या करे? तभी उसे एक ख्याल आया। पास में एक नदी बहती थी। अगर वह इसे नदी में बहा दे तो शायद यह वापस नहीं आएगी। रिया ने तुरंत उस लठ को फिर से कपड़े में लपेटा और एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया। उसने जल्दी से जैकेट पहनी और घर से बाहर निकल गई। नदी यहाँ से 20 मिनट की पैदल दूरी पर थी। रिया तेज कदमों से चलती रही। उसे लग रहा था कि वह बैग उसके हाथ में भारी हो रहा है, जैसे वह लठ उसे खींच रही हो वापस घर की ओर। आखिरकार वह नदी किनारे पहुंची। वहां कुछ लोग थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। रिया एक सुनसान जगह खोजने लगी। उसे एक पुराना पुल मिला जहां कोई नहीं था। उसने वहां जाकर वह बैग खोला और उसमें कुछ भारी पत्थर भर दिए ताकि बैग डूब जाए। उसने एक आखिरी बार उस लठ को देखा। आज दिन की रोशनी में वह और भी अजीब लग रही थी। इतनी काली, इतनी घनी, इतनी चमकदार, जैसे कोई जीवित चीज हो। रिया ने बैग को कसकर बांधा और पूरी ताकत से नदी में फेंक दिया। छपाक! बैग पानी में गिरा और धीरे धीरे नीचे डूबने लगा। रिया खड़ी देखती रही जब तक कि बैग पूरी तरह से पानी में गायब नहीं हो गया। बस अब खत्म हुई यह मुसीबत। उसने राहत की सांस ली। वह घर वापस आई और पहली बार पिछले 3 दिनों में चैन से सो गई। लेकिन उस रात जब वह गहरी नींद में थी, तब उसे नहीं पता था कि उसके बेडरूम के दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे कुछ अंदर आ रहा है, गीला, ठंडा और पहले से भी ज्यादा लंबा। वह लठ वापस आ गई थी और इस बार वह गुस्से में थी।
अगली सुबह जब रिया की नींद खुली तो उसे लगा कि सब कुछ ठीक है। उसने चैन की नींद सोई थी और अब तरोताज़ा महसूस कर रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, मौसम अच्छा था, धूप खिली हुई थी। आज ऑफिस जाऊंगी, बहुत दिन हो गए घर पर रहते हुए, उसने सोचा और बाथरूम की ओर चली। बाथरूम का दरवाज़ा खोलते ही वह चीख पड़ी। सिंक में नल से पानी नहीं बह रहा था, खून बह रहा था, गाढ़ा लाल ताज़ा खून। रिया की सांस रुक गई। वह पीछे हटी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह गिरते गिरते बची। उसने दीवार का सहारा लिया और फिर से सिंक की ओर देखा। नल अब सामान्य पानी बहा रहा था, खून कहीं नहीं था। मैंने अभी खून देखा था, यह कैसे? रिया की आवाज़ कांप रही थी। उसने नल बंद किया और सिंक को ध्यान से देखा। कहीं कोई खून का धब्बा नहीं था, सब कुछ बिल्कुल साफ था। मुझे कुछ दिख रहा है, शायद मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसने मुंह धोया और तैयार होने लगी, लेकिन जब वह अपने बाल कंघी कर रही थी तो कंघी में कुछ बाल फंस गए। यह सामान्य बात थी, लेकिन जब उसने उन बालों को निकाला तो उसे झटका लगा। ये बाल काले थे, बहुत काले, और लंबे, बहुत लंबे। लेकिन रिया के बाल तो भूरे रंग के थे और कंधों तक लंबे थे। यह मेरे बाल नहीं हैं। उसने उन बालों को फेंक दिया और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में भी उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी वह बेचैन महसूस कर रही थी। लंच के समय जब वह वॉशरूम गई तो एक अजीब घटना हुई। जब वह हाथ धो रही थी तो उसे शीशे में कुछ दिखा। उसके पीछे किसी की परछाई थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से शीशे में देखा तो वह परछाई अभी भी थी, एक लंबी काली परछाई जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। रिया चीखते चीखते रुकी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर से खोली। परछाई अब नहीं थी। मैं पागल हो रही हूँ, मुझे छुट्टी लेनी चाहिए। उसने अपने बॉस से बात की और बाकी दिन की छुट्टी ले ली। वह सीधे घर चली गई। घर पहुंचकर उसे थोड़ा बेहतर लगा। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर घुसी। सब कुछ सामान्य था। मोती सोफे पर सो रही थी। मोती, आ मेरे पास। रिया ने उसे बुलाया, लेकिन मोती हिली नहीं, वह वहीं पड़ी रही। मोती, रिया उसके पास गई और उसे छुआ। मोती ठंडी थी, बिल्कुल ठंडी। वह मर चुकी थी। नहीं मोती, नहीं, रिया चीख पड़ी। उसने मोती को गोद में उठाया। मोती का शरीर बिल्कुल सख्त हो चुका था। उसकी आंखें खुली थीं और उसके मुंह से खून सूख चुका था। रिया रोने लगी। मोती उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। यह कैसे हो सकता है? सुबह तो वह बिल्कुल ठीक थी। उसने मोती को सोफे पर रखा और पानी पीने के लिए रसोई में गई। लेकिन जब वह वापस आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मोती की गर्दन पर कुछ लिपटा हुआ था, काले बालों की एक लट, और वह लट हिल रही थी, जैसे कोई सांप हो जो अपने शिकार को जकड़े हुए हो। रिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी। रिया पीछे हटती गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मोती का शरीर सोफे पर पड़ा था और उसकी गर्दन पर वह काली लट कसकर लिपटी हुई थी, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। यह नहीं हो सकता। मैंने उसे नदी में फेंक दिया था। रिया की आवाज़ टूट रही थी। उसने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वह लट धीरे धीरे खुलने लगी। मोती के गले से छूटकर वह फर्श पर गिरी और फिर धीरे धीरे रेंगते हुए रिया की ओर बढ़ने लगी। सर्र सर्र सर्र, नहीं, दूर रहो मुझसे। रिया चीखी और पीछे की ओर भागी। वह लट उसके पीछे आने लगी। यह अब सिर्फ एक बेजान चीज नहीं थी, यह जिंदा थी। यह शिकार कर रही थी। रिया ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने दरवाजे के सामने एक भारी कुर्सी लगा दी।
उसकी सांसें फूल रही थीं। कुछ मिनटों तक कोई आवाज नहीं आई। रिया दरवाजे के पास खड़ी रही, कान लगाकर सुनती रही। फिर अचानक खट 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 दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, लेकिन यह किसी इंसान की दस्तक नहीं थी। यह आवाज अजीब थी, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजा खुरच रहा हो। कौन है? रिया की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं मिला, बस वही आवाज, खट खट खट। फिर अचानक दरवाजे के नीचे से कुछ आने लगा। पहले थोड़ा, फिर और। वह लट अंदर आ रही थी, और अब वह सिर्फ एक लट नहीं थी, वह कम से कम 10 फीट लंबी हो चुकी थी। रिया चीख पड़ी और खिड़की की ओर भागी। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। वह 3री मंजिल पर थी। कूदना खतरनाक था, लेकिन यहाँ रुकना और भी खतरनाक था। उसने फ़ोन निकाला और 100 डायल किया, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। नेटवर्क नहीं आ रहा था। यह कैसे हो सकता है? अभी तो नेटवर्क था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। वह लट अब पूरे कमरे में फैल गई थी। दीवारों पर, फर्श पर, छत पर, हर जगह काले बाल थे, और वे सब धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ रहे थे। भगवान, मुझे बचाओ! रिया रोने लगी। उसने अलमारी खोली और एक कैंची निकाली। अगर यह काटने से मरती है तो मैं इसे काट दूंगी। उसने वह लट पकड़ी और कैंची से काटने की कोशिश की, लेकिन कैंची उसे काट नहीं पा रही थी। वे बाल इतने मजबूत थे कि जैसे लोहे की तार हों, और तभी वह लट अचानक रिया के हाथ पर लिपट गई। आह! रिया ने दर्द से चीख मारी। वह लट उसकी कलाई पर इतनी कसकर लिपटी कि उसे लगा उसकी हड्डी टूट जाएगी। उसने दूसरे हाथ से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह और कसती गई। फिर वह लट उसकी बाजू पर चढ़ने लगी, फिर कंधे पर, फिर गर्दन की ओर। रिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया है, लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा टूटा। पिया, एक आदमी की आवाज़ आई। यह उसका पड़ोसी शर्मा अंकल था। उन्होंने रिया की चीख सुनी थी और दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए थे। जैसे ही शर्मा अंकल ने रूम में कदम रखा, वह लट अचानक रिया को छोड़कर पीछे हट गई, जैसे उसे किसी और इंसान की मौजूदगी से डर लग गया हो। रिया फर्श पर गिर पड़ी, खांसते हुए। उसकी गर्दन पर लाल निशान थे। बेटा, तुम ठीक हो? शर्मा अंकल ने उसे सहारा देकर उठाया। अंकल, वह लट। रिया ने कमरे की ओर इशारा किया, लेकिन अब कमरे में कुछ नहीं था। वे सारे बाल गायब हो चुके थे। सब कुछ सामान्य था। शर्मा अंकल ने उसे बाहर लिविंग रूम में लाया। वहां मोती का शरीर अभी भी पड़ा था। तुम्हारी बिल्ली? शर्मा अंकल ने दुख से कहा। रिया फिर से रोने लगी। उसने शर्मा अंकल को सब कुछ बताया। वह लट, उसका बढ़ना, उसका जिंदा होना, सब कुछ। शर्मा अंकल ने गंभीरता से सुना। फिर उन्होंने कहा, बेटा, यह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हें किसी जानकार के पास जाना चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। वह एक तांत्रिक हैं। तांत्रिक? रिया ने पूछा। हाँ, अगर यह किसी अलौकिक शक्ति का काम है तो सिर्फ वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं अभी उन्हें फ़ोन करता हूँ। रिया ने सिर हिलाया। उसके पास और कोई चारा नहीं था। विज्ञान इसे नहीं समझा सकता था। पुलिस यह नहीं मानेगी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो अलौकिक चीज़ों को समझता हो। शर्मा अंकल ने फ़ोन किया। बात हुई। तांत्रिक ने कहा कि वह शाम को आ जाएंगे। उस शाम तक रिया शर्मा अंकल के घर में रही। उसने अपने घर में अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। जब तांत्रिक आए तो रिया ने उनकी शक्ल देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह कोई बूढ़े साधु नहीं थे, बल्कि एक 60 साल के सामान्य दिखने वाले आदमी थे। सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने और माथे पर तिलक लगाए। नमस्कार बेटा, मैं पंडित विश्वनाथ हूँ। शर्मा जी ने मुझे तुम्हारी समस्या के बारे में बताया। रिया ने उन्हें नमस्कार किया और सब कुछ विस्तार से बताया। पंडित जी ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, मुझे वह लट दिखाओ। लेकिन वह अब कहाँ है? मुझे नहीं पता। रिया ने कहा, वह तुम्हारे घर में ही होगी। चलो देखते हैं। वे सब रिया के फ्लैट में गए। पंडित जी ने अपना झोला खोला
और कुछ धूप दीप निकाले। उन्होंने पूरे घर में धूप जलाई और कुछ मंत्र पढ़े। फिर वह रिया के बेडरूम में गए। उन्होंने अलमारी खोली और नीचे के कपड़ों को हटाया। वहाँ एक कोने में वह लट पड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल बेजान। पंडित जी ने एक लोहे की चिमटी से उसे उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वह लट हिलने लगी। पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और उस लट को एक कपड़े में लपेट दिया। यह क्या है पंडित जी? रिया ने पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने जो बताया वह सुनकर रिया के होश उड़ गए। पंडित विश्वनाथ ने उस लट को कपड़े में लपेटकर अपने झोले में रख लिया। उनका चेहरा गंभीर था और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रिया और शर्मा अंकल दोनों उत्सुकता और डर से उन्हें देख रहे थे। बैठ जाओ बेटा, पंडित जी ने रिया से कहा। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बहुत भयानक है। रिया सोफे पर बैठ गई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। पंडित जी ने शुरू किया। यह कोई साधारण बालों की लट नहीं है, यह एक पिशाचिनी के शरीर का हिस्सा है। पिशाचिनी? रिया की आवाज़ कांप गई। हाँ बेटा, बहुत साल पहले, शायद 100-150 साल पहले, एक औरत थी। वह बहुत खूबसूरत थी और उसके बाल बहुत लंबे और घने थे, लेकिन वह एक डायन थी। वह काले जादू करती थी और लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। गांव के लोगों ने उसे पकड़ा और उसका सिर काट दिया, लेकिन उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वह मरी नहीं। उसकी आत्मा उसके बालों में बंध गई। रिया सुनती रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पंडित जी ने आगे बताया। फिर एक तांत्रिक ने उन बालों को एक कांच के जार में कैद कर दिया और उस जार को जमीन में दफना दिया। कहा जाता है कि वह जार कहीं इस इलाके में ही दफन था, लेकिन समय के साथ शायद किसी निर्माण कार्य में या बारिश में वह जार टूट गया और वे बाल बाहर आ गए। तो यह आत्मा अब क्या चाहती है? शर्मा अंकल ने पूछा। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, वह अपने मालिक तक लौटना चाहती है, यानी जिस तांत्रिक ने उसे कैद किया था उसके वंशज तक। वह बदला लेना चाहती है और रास्ते में जो भी आएगा वह उसकी जान ले लेगी। रिया का दिल बैठ गया। लेकिन मैंने तो सिर्फ उसे सड़क पर पड़ा हुआ पाया था, मुझे क्यों परेशान कर रही है? पंडित जी ने उसकी ओर देखा। बेटा, तुमने उसे छुआ, तुमने उसे उठाया। अब वह तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ गई है। वह तुम्हारी जीवन शक्ति खा रही है। देखो, तुम्हारी बिल्ली मर गई, अगली बारी तुम्हारी है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं क्या करूं? मुझे बचाइए पंडित जी। पंडित जी ने सोचा, फिर बोले, एक ही रास्ता है। हमें उस तांत्रिक का पता लगाना होगा जिसने इसे कैद किया था, या उसके वंशज का, और हमें यह पता लगाना होगा कि वह जार कहाँ था। अगर हम उस जगह पर जाकर सही तरीके से इसे दोबारा कैद कर दें तो शायद तुम बच जाओ। लेकिन 100 साल पुरानी बात है, अब हमें कैसे पता चलेगा? शर्मा अंकल ने पूछा। पंडित जी ने कहा, इस इलाके में कोई पुराना मंदिर या पुरानी इमारत होगी जहाँ के पुजारी या बुजुर्ग लोग पुरानी कहानियाँ जानते होंगे। हमें वहाँ जाना होगा। अगले दिन रिया, पंडित जी और शर्मा अंकल एक पुराने शिव मंदिर में गए जो शहर के बाहरी इलाके में था। वहाँ के पुजारी बहुत बूढ़े थे, करीब 80 साल के। पंडित जी ने उनसे पूछा, पंडित जी, क्या आपने कभी इस इलाके में किसी डायन या पिशाचिनी की कहानी सुनी है? बूढ़े पंडित ने आंखें बंद करके सोचा, फिर बोले, हाँ, बहुत पुरानी बात है। मेरे दादाजी बताते थे कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जंगल के पास एक औरत रहती थी। लोग कहते थे कि वह डायन है। फिर एक दिन गांव के लोगों ने उसे मार दिया, उसका सिर काट दिया गया था। और फिर? पंडित विश्वनाथ ने पूछा। फिर एक तांत्रिक आया था, उसका नाम, हाँ याद आया, पंडित केशव दास। वह बहुत शक्तिशाली था। उसने कुछ तंत्र मंत्र किया और उस डायन की आत्मा को कैद कर दिया। कहते हैं कि उसने उसे किसी जार में बंद करके मंदिर के पास ही दफना दिया था। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। कौन सा मंदिर?
वह पुराना काली माता का मंदिर, अब वह खंडहर हो चुका है, कोई वहां नहीं जाता। पंडित विश्वनाथ ने कहा, हमें वहां जाना होगा। बूढ़े पंडित ने डरते हुए कहा, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। कहते हैं कि वहां अजीब चीजें होती हैं, रात को अजीब आवाजें आती हैं। हमें जाना ही होगा, रिया ने दृढ़ता से कहा। अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। शाम को वे सब उस पुराने मंदिर की ओर निकले। जंगल का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और अंधेरा घिरने लगा था। रिया के दिल में डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि शायद यहाँ उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आखिरकार वे एक पुराने खंडहर के सामने पहुंचे। ये कभी एक मंदिर रहा होगा, लेकिन अब यहाँ सिर्फ टूटी हुई दीवारें और गिरे हुए पत्थर बचे थे। मंदिर के चारों ओर घना जंगल था और एक अजीब सी खामोशी थी। कोई पक्षी नहीं बोल रहा था, कोई जानवर नहीं दिख रहा था। पंडित जी ने मशाल जलाई और अंदर जाने लगे। रिया और शर्मा अंकल उनके पीछे पीछे गए। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी, काली माता की। मूर्ति टूटी हुई थी और उस पर काई जम गई थी। पंडित जी ने मूर्ति के सामने प्रणाम किया और फिर मंदिर के फर्श को देखने लगे। जार यहीं कहीं दफन होगा, उन्होंने कहा। वे फर्श को खोदने लगे, मिट्टी और पत्थर हटाते गए। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद उन्हें कुछ मिला। एक टूटा हुआ कांच का जार, और उस जार के आसपास काले बाल बिखरे हुए थे। यह रहा, पंडित जी ने कहा, यहीं से वह लट निकली होगी। लेकिन तभी अचानक एक ठंडी हवा चली, मशाल बुझने लगी और चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। एक औरत की हंसी, एक भयानक डरावनी हंसी। रिया का खून जम गया। यह क्या है? पंडित जी ने तुरंत अपने झोले से वह लट निकाली। जैसे ही लट बाहर आई, वह हिलने लगी और फिर वह हवा में उड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़े हो। और फिर उनके सामने धीरे धीरे एक आकार बनने लगा, एक औरत का आकार। लेकिन यह कोई सामान्य औरत नहीं थी। उसका पूरा शरीर काले बालों से ढका था, उसका चेहरा धुंधला था और उसका सिर कटा हुआ था। सिर्फ गर्दन का एक अधूरा हिस्सा था जहां से खून टपक रहा था। पिशाचिनी प्रकट हो गई थी और अब वह सीधे रिया की ओर देख रही थी। रिया की चीख गले में ही अटक गई। वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर जम गए थे। सामने खड़ी वह आकृति इतनी भयानक थी कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल था। काले बालों से बना एक शरीर, जिसमें से 2 लाल आंखें चमक रही थीं, और वह कटी हुई गर्दन से लगातार काला खून टपक रहा था। लेकिन वह खून जमीन पर गिरने से पहले ही गायब हो जाता था। पंडित विश्वनाथ ने तुरंत अपने झोले से एक रुद्राक्ष की माला निकाली और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन वह पिशाचिनी हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा खंडहर गूंज उठा। शर्मा अंकल ने डर से अपने कान बंद कर लिए। पिशाचिनी ने धीरे धीरे रिया की ओर कदम बढ़ाया। उसके कदमों से फर्श पर काले बाल छूटते जा रहे थे, जो जमीन पर गिरते ही सांप की तरह रेंगने लगते थे। तुमने मुझे छुआ? पिशाचिनी की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन इतनी तेज कि सबको सुनाई दे रही थी। अब तुम मेरी हो, रिया ने हिम्मत करके बोला। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस, तुमने मुझे आजाद किया, पिशाचिनी चीखी। 100 साल मैं उस जार में कैद थी, अंधेरे में, अकेली, और अब मैं आजाद हूं और तुम मुझे वापस भेज नहीं सकती। पंडित जी ने कहा, रिया पीछे हटो, मैं इसे संभालता हूं। उन्होंने अपने झोले से एक त्रिशूल निकाला जिस पर तंत्र के निशान बने हुए थे। उन्होंने त्रिशूल को पिशाचिनी की ओर उठाया और जोर से बोले, काली माता की कसम, तू वापस जा अपनी जगह पर। त्रिशूल से एक तेज रोशनी निकली। पिशाचिनी चीखी और पीछे हट गई, लेकिन फिर उसने अपने बाल फैलाए और वे बाल पंडित जी की ओर उड़ने लगे। पंडित जी ने त्रिशूल घुमाया और उन बालों को काटने की कोशिश की। कुछ बाल कट गए
और जमीन पर गिरकर राख हो गए, लेकिन और ज्यादा बाल आते रहे। रिया, शर्मा जी, भागो यहां से, पंडित जी ने चीख कर कहा। लेकिन रिया भाग नहीं सकती थी। उसे लग रहा था कि अगर वह भागी तो यह पिशाचिनी उसका पीछा करेगी और फिर और भी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। नहीं, रिया ने कहा, यह मेरी गलती है, मैं भागूंगी नहीं। पिशाचिनी ने रिया की ओर देखा। उसकी लाल आंखों में कुछ बदला। क्या वह हैरानी थी? तुम भाग नहीं रही? पिशाचिनी ने पूछा। नहीं, रिया ने हिम्मत करके कहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं जानना चाहती हूं, तुम क्या चाहती हो? पिशाचिनी चुप हो गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर वह बोली, मैं घर जाना चाहती हूं। घर? रिया ने पूछा। हाँ, मेरा घर, जहां मैं रहती थी 100 साल पहले, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। रिया को अचानक एहसास हुआ, यह पिशाचिनी, यह भी कभी एक इंसान थी, एक औरत थी जिसका परिवार था। तुम्हारा परिवार अब नहीं है, रिया ने धीरे से कहा। 100 साल हो गए हैं, सब चले गए। पिशाचिनी की आवाज में दर्द आ गया। मुझे पता है, लेकिन मैं वापस जाना चाहती हूं। एक बार, बस एक बार। रिया ने पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी ने सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों, इससे बात मत करो, यह तुम्हें धोखा दे रही है। लेकिन रिया को लग रहा था कि यह सच है। यह पिशाचिनी बदला नहीं चाहती, बल्कि शांति चाहती है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊं, रिया ने कहा, तो तुम शांत हो जाओगी? पिशाचिनी ने धीरे से कहा। हाँ, शायद, मुझे नहीं पता, मैं बस थक गई हूं। पंडित जी ने कहा, रिया, मत करो यह तुम्हें मार देगी। लेकिन रिया ने फैसला कर लिया था। नहीं पंडित जी, मुझे लगता है कि यह सही है, हम उसे उसके घर ले जाएंगे। पिशाचिनी ने अपने बाल समेट लिए। धीरे धीरे उसका आकार छोटा होने लगा और फिर वह फिर से उस काली लट में बदल गई। रिया ने हिम्मत करके वह लट उठाई। इस बार वह ठंडी नहीं थी, इस बार वह गर्म थी, जैसे उसमें जीवन हो। तुम्हारा घर कहाँ था? रिया ने पूछा। और तभी उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी। एक पुराना मकान, जंगल के बीच में, एक कुआं, एक बरगद का पेड़। रिया को पता चल गया, मुझे पता है कहाँ जाना है। वे सब उस जगह की ओर चल पड़े। जंगल के बीच से होते हुए, टूटे फूटे रास्तों पर चलते हुए, करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद वे एक पुराने मकान के सामने पहुंचे। मकान अब खंडहर हो चुका था। दीवारें गिर चुकी थीं, छत में बड़े बड़े छेद थे, लेकिन एक बरगद का पेड़ अभी भी वहां खड़ा था और पास में एक पुराना कुआं भी था। रिया ने वह लट मकान के अंदर रखी और तभी कुछ अद्भुत हुआ। वह लट चमकने लगी। एक सफ़ेद रोशनी उसमें से निकली और उस रोशनी में एक औरत का चेहरा दिखा। लेकिन यह वह भयानक पिशाचिनी नहीं थी। यह एक खूबसूरत औरत थी जिसके चेहरे पर शांति थी। उसने रिया की ओर देखा और मुस्कुराई। शुक्रिया। उसकी आवाज़ अब डरावनी नहीं बल्कि मधुर थी। और फिर वह रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वह लट सूखने लगी, टूटने लगी और आखिरकार राख हो गई। रिया वहीं बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ गई थी कि उस औरत को कितना दर्द सहना पड़ा होगा। पंडित जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने सही किया बेटा, तुमने उसे शांति दी। रिया मुस्कुराई। हाँ, अब वह शांति में है। वे वापस लौटने लगे, लेकिन रिया को नहीं पता था कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। एक और ट्विस्ट बाकी था, एक ऐसा ट्विस्ट जो उसकी दुनिया हिला देगा। घर वापस आकर रिया को लगा कि एक बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया है। वह थकी हुई थी, लेकिन राहत महसूस कर रही थी। मोती की मौत का दुख अब भी था, लेकिन कम से कम अब वह जान गई थी कि उस पिशाचिनी को क्या चाहिए था। उस रात उसे अच्छी नींद आई।
कई दिनों बाद उसने बिना किसी डर के सोई। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई ठंडक नहीं, कुछ नहीं। अगली सुबह जब वह उठी तो उसे लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है। उसने नहाया, तैयार हुई और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन जब वह बाथरूम के शीशे में देख रही थी तो उसे कुछ अजीब दिखा। उसके बालों में कुछ चमक रहा था। उसने ध्यान से देखा, उसके भूरे बालों के बीच कुछ काले बाल थे, बहुत काले, बहुत घने बाल। यह कैसे? रिया ने उन बालों को छुआ। वे उसके अपने बाल थे, लेकिन रंग बदल गया था। उसने सोचा कि शायद यह तनाव की वजह से हो। कभी कभी तनाव से बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो शायद काले भी हो सकते हैं। उसने उन बालों को नज़रअंदाज किया और ऑफिस चली गई। ऑफिस में सब कुछ सामान्य था, काम हो रहा था, लोग बातें कर रहे थे। रिया ने भी अपने काम पर ध्यान लगाया। लेकिन दोपहर के समय जब वह वॉशरूम गई तो फिर से उसे कुछ अजीब लगा। उसके बाल बढ़ गए थे। सुबह जो बाल कंधों तक थे अब वे कमर तक पहुंच गए थे। यह कैसे संभव है? रिया घबरा गई। उसने अपने बालों को छुआ। वे असली थे, उसके अपने बाल थे। वह तुरंत पंडित विश्वनाथ को फ़ोन किया। पंडित जी, मेरे बाल वे बढ़ रहे हैं। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, बेटा तुम तुरंत घर आ जाओ, मैं भी आता हूँ। रिया ने ऑफिस से छुट्टी ली और घर भागी। घर पहुंचकर उसने फिर से शीशे में देखा। उसके बाल अब और भी लंबे हो गए थे, और सिर्फ लंबे ही नहीं बल्कि रंग भी पूरी तरह से काला हो गया था। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? रिया रोने लगी। कुछ ही देर में पंडित जी आ गए। उन्होंने रिया के बालों को देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये नहीं हो सकता, पंडित जी ने कहा। क्या हुआ पंडित जी, मुझे बताइए। पंडित जी ने गहरी सांस ली। बेटा, जब तुमने उस पिशाचिनी को छुआ था तो उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा तुम में आ गया था, और जब तुमने उसे शांति दी तो उसकी आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन उसकी शक्ति वह तुम्हारे अंदर रह गई। मतलब? रिया की आवाज कांप रही थी। मतलब, अब तुम उस पिशाचिनी की शक्ति की वाहक हो। उसके बाल अब तुम्हारे बाल बन रहे हैं, और अगर यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो क्या? रिया चीखी। तो तुम वही बन जाओगी जो वह थी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैंने तो उसकी मदद की थी। पंडित जी ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी आत्मा को एक नया शरीर चाहिए था, और तुमने स्वेच्छा से उसकी मदद की, इसलिए तुम्हारा शरीर उसके लिए सही है। तो मैं क्या करूं? मुझे बचाइए, पंडित जी ने सोचा। एक ही रास्ता है, हमें उस तांत्रिक को ढूंढना होगा जिसने उसे पहली बार कैद किया था। लेकिन वह तो 100 साल पहले था, वह अब जिंदा कैसे होगा? उसके वंशज होंगे, हमें उन्हें ढूंढना होगा। लेकिन तभी रिया के दिमाग में एक और तस्वीर उभरी। एक बूढ़े आदमी का चेहरा, एक पुराना घर, और एक कमरे में रखा एक कांच का जार। रिया की आंखें फैल गईं। मुझे पता है वह कौन है। कौन? पंडित जी ने पूछा। रिया ने कहा, वह मेरे दादा हैं। रिया के मुंह से जो शब्द निकले थे वे सुनकर पंडित जी भी स्तब्ध रह गए। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम्हारे दादा? पंडित जी ने धीरे से पूछा। रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, मुझे याद आ रहा है, जब मैं छोटी थी तो मैं अपने दादा के घर गई थी। पुणे में उनका एक पुराना घर था। वहाँ एक कमरा था जिसमें किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन एक दिन मैं गलती से उस कमरे में घुस गई थी। वहाँ एक अलमारी में बहुत सारे जार रखे हुए थे, कांच के जार, और उन जारों में कुछ था। मुझे याद नहीं कि क्या था, लेकिन बहुत डरावना लगा था। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे दादा तांत्रिक थे? मुझे नहीं पता था। घर में कभी किसी ने इस बारे में बात नहीं की। दादाजी बस कहते थे कि वह पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है।
रिया के दिमाग में एक के बाद एक यादें उभरने लगीं। वह याद करने लगी कि जब उसने उस लट को पहली बार छुआ था तो उसे एक अजीब सी परिचितता महसूस हुई थी, जैसे वह उस ऊर्जा को पहचानती हो। और यह जो तस्वीर तुम्हारे दिमाग में आ रही है, पंडित जी ने कहा, यह पिशाचिनी तुम्हें दिखा रही है। वह चाहती है कि तुम अपने दादा के घर जाओ। लेकिन क्यों? रिया ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे दादा ने उसे कैद किया था। वह बदला लेना चाहती है और तुम उसके परिवार की हो। उसके लिए यह बदला और भी मीठा होगा। रिया का दिल बैठ गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? पंडित जी ने सोचा। फिर बोले, हमें तुम्हारे दादा के घर जाना होगा। वहाँ शायद कुछ ऐसा होगा जो हमें इस श्राप को तोड़ने में मदद करेगा। तुम्हारे दादा जीवित हैं? रिया ने सिर हिलाया। नहीं, वह 10 साल पहले गुजर गए। और उनका घर? वह अभी भी है। मेरे चाचा वहाँ रहते हैं। तो हमें वहाँ जाना होगा अभी। रिया ने अपने चाचा को फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि वह घर पर हैं। रिया ने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि वह दादा की कुछ पुरानी चीज़ें देखना चाहती है। रिया और पंडित जी तुरंत पुणे के लिए निकल पड़े। रास्ते भर रिया के बाल बढ़ते रहे। अब वे उसके घुटनों तक पहुंच गए थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे बाल अब खुद ब खुद हिलते थे, जैसे वे जिंदा हों। 3 घंटे की यात्रा के बाद वे पुणे पहुंचे। दादा का घर शहर के बाहरी इलाके में था। एक पुराना बड़ा घर जिसमें बड़ा सा आंगन था। चाचा ने दरवाज़ा खोला। रिया, इतने सालों बाद अंदर आ। रिया अंदर गई। घर वैसा ही था जैसा उसे याद था। वही पुरानी दीवारें, वही पुराना फर्नीचर। चाचा, मैं दादाजी का वह कमरा देखना चाहती हूँ, वह जिसमें... चाचा का चेहरा बदल गया। वह कमरा? लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारे दादाजी ने मरने से पहले सब कुछ जला दिया था। सब कुछ? रिया की उम्मीद टूटने लगी। हाँ, उन्होंने कहा था कि उनके जाने के बाद कोई उन चीज़ों को न छुए। उन्होंने खुद सब कुछ जला दिया। पंडित जी ने कहा, फिर भी क्या हम वह कमरा देख सकते हैं? चाचा ने झिझकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं उस कमरे में नहीं जाता। मुझे वहाँ अजीब लगता है। वह उन्हें उस कमरे के दरवाजे तक ले गए और वहीं रुक गए। रिया और पंडित जी ने कमरा खोला। कमरा खाली था। सिर्फ कुछ पुराने फर्नीचर थे। कोई जार नहीं था, कोई तंत्र मंत्र का सामान नहीं था। यहाँ कुछ नहीं है, रिया ने निराश होकर कहा। लेकिन तभी उसके बालों ने हिलना शुरू कर दिया। वे एक दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही उसके बाल कमरे के एक कोने की ओर खींच रहे थे। पंडित जी ने उस कोने को ध्यान से देखा। वहाँ एक पुरानी अलमारी थी। उन्होंने अलमारी खोली। अंदर कुछ पुरानी किताबें थीं। पंडित जी ने किताबें निकालीं और फिर उन्हें कुछ मिला। अलमारी के पीछे दीवार में एक छिपा हुआ खाना था, एक गुप्त जगह जो बाहर से दिखाई नहीं देती थी। पंडित जी ने वह खाना खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी और एक छोटा सा लॉकेट। रिया ने वह डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, पंडित केशव दास की डायरी। यह मेरे दादा के दादा की डायरी है, रिया ने कहा। उसने डायरी खोली। अंदर पुरानी भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन पंडित जी उसे पढ़ सकते थे। पंडित जी ने पढ़ना शुरू किया और जो उन्होंने पढ़ा वह सुनकर रिया का खून जम गया। डायरी में लिखा था, मैं पंडित केशव दास इस बात को लिख रहा हूँ ताकि मेरे वंशज जान सकें कि मैंने क्या किया है और क्यों किया है। मैंने एक औरत की आत्मा को कैद किया है। उसका नाम मालविका था। वह एक डायन थी जो गांव वालों को परेशान करती थी। गांव वालों ने उसका सिर काट दिया, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। मैंने उसकी आत्मा को उसके बालों में कैद किया और उन बालों को एक जार में बंद करके ज़मीन में दफना दिया। लेकिन मुझे पता है कि यह कैद हमेशा के लिए नहीं रहेगी। एक दिन वह आज़ाद होगी और जब वह आज़ाद होगी तो वह बदला लेना चाहेगी। वह मेरे वंशजों को ढूंढेगी और उनकी जान लेगी। इसलिए मैं यह लॉकेट छोड़ रहा हूँ। इस लॉकेट में एक मंत्र है
जो उस आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। लेकिन इस मंत्र को इस्तेमाल करने के लिए मेरे वंशजों में से किसी एक को खुद को बलिदान करना होगा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। बलिदान मतलब? पंडित जी ने गंभीरता से कहा, मतलब किसी को अपनी जान देनी होगी। रिया ने वह लॉकेट उठाया। यह एक चांदी का छोटा सा लॉकेट था जिस पर तंत्र के निशान बने हुए थे। लेकिन मैं नहीं मरना चाहती। रिया रोने लगी। पंडित जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, शायद कोई और रास्ता हो, मुझे सोचने दो। लेकिन उसी समय रिया के बाल अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगे। वे अब जमीन तक पहुंच गए थे और कमरे में फैलने लगे थे। और फिर उन बालों से एक आवाज आने लगी, अब समय आ गया है, तुम मेरी हो। रिया चीख पड़ी। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। रिया के बाल अब पूरे कमरे में फैल गए थे, दीवारों पर, छत पर, फर्श पर, हर जगह। और वे सब धीरे धीरे रिया के शरीर की ओर वापस खींच रहे थे, जैसे वे उसे अपने अंदर समेट लेना चाहते हों। पंडित जी ने तुरंत वह लॉकेट उठाया और उसे खोला। अंदर एक पीले रंग का कागज था जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। ओम भूत प्रेत पिशाच निशाचर यमदूत यक्ष राक्षस। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, रिया की चीख और तेज हो गई। उसके शरीर में भयानक दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर से कोई उसकी जान खींच रहा हो। पंडित जी रुकिए, मैं नहीं सह पाऊंगी, रिया रोते हुए बोली। पंडित जी रुक गए। उनकी आंखों में भी आंसू थे। बेटा, यह एकमात्र रास्ता है। नहीं, रिया ने कहा। उसने गहरी सांस ली और अपने डर को दबाया। अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपनी शर्तों पर मरूंगी। मुझे उस पिशाचिनी से बात करनी है। क्या? पंडित जी हैरान रह गए। रिया ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने अंदर की उस ऊर्जा को महसूस किया, उस आत्मा को महसूस किया जो उसके अंदर प्रवेश कर रही थी। मालविका, रिया ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं तुम सुन रही हो। मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक रिया के सामने वह धुंधली आकृति फिर से प्रकट हुई। वह पिशाचिनी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह सच में बहुत खूबसूरत थी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें। तुम मुझसे बात करना चाहती हो? पिशाचिनी ने पूछा। हाँ, रिया ने कहा। मैं जानना चाहती हूं, तुम्हें क्या हुआ था? तुम डायन कैसे बनी? पिशाचिनी की आंखों में दर्द आ गया। मैं डायन नहीं थी। मैं एक साधारण औरत थी। मेरा एक पति था, 2 बच्चे थे। हम गांव में खुशी से रहते थे। तो फिर बीमारी आई, प्लेग। पूरा गांव बीमार पड़ गया। मेरे पति और बच्चे भी बीमार हो गए। मैं उन्हें बचाना चाहती थी। मैंने जड़ी बूटियों से इलाज किया, पूजा पाठ किया और मैं सफल रही। मेरा परिवार बच गया। तो यह तो अच्छी बात थी। लेकिन गांव वालों ने नहीं माना। उन्होंने सोचा कि मैंने काला जादू किया है। उन्होंने कहा कि मैंने शैतान से समझौता किया है। उन्होंने मुझ पर डायन होने का आरोप लगाया। रिया का दिल दुख से भर गया। पिशाचिनी ने आगे कहा, मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक रात गांव के लोगों ने मेरे घर में घुसकर मुझे पकड़ लिया। मेरे पति और बच्चे चीखते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने मुझे बाहर घसीटा और मेरा सिर काट दिया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितना अन्याय था। हाँ, और जब मैं मरी तो मेरी आत्मा में इतना गुस्सा था, इतना दर्द था कि मैं शांत नहीं हो पाई। मैं बदला लेना चाहती थी। मैं उन सबको सज़ा देना चाहती थी जिन्होंने मुझे मारा। और तुमने उन्हें सज़ा दी? पिशाचिनी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं उनके पीछे गई। एक एक करके मैंने उन सब की जान ली। लेकिन फिर तुम्हारे परदादा आए, पंडित केशवदास। उन्होंने मुझे कैद कर दिया। और
अब मैं थक गई हूँ। 100 साल मैं उस अंधेरे में रही, 100 साल मैं अपने परिवार से दूर रही। मैं बस आराम चाहती हूँ। रिया ने गहरी सांस ली। तुम्हें अपने परिवार की याद आती है? हर दिन, हर पल। रिया ने एक फैसला किया। उसने कहा, तुम मुझे अपना शरीर बना सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? तुम इसके बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, तुम शांति से रहोगी और फिर कभी बदला नहीं लोगी। पिशाचिनी ने कुछ सोचा, फिर बोली, लेकिन अगर मैं तुम्हारा शरीर ले लूंगी तो तुम मर जाओगी। मुझे पता है, रिया ने कहा, लेकिन अगर मेरी मौत से तुम्हें शांति मिलती है और कोई और नहीं मरता तो यह सही है। पंडित जी ने कहा, नहीं रिया, ऐसा मत करो। लेकिन रिया ने अपना फैसला कर लिया था। उसने पिशाचिनी की ओर हाथ बढ़ाया। पिशाचिनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसी पल एक तेज रोशनी चमकी। रिया को लगा कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसे लगा कि वह उड़ रही है। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी पिशाचिनी ने उसका हाथ छोड़ दिया। नहीं, पिशाचिनी ने कहा। रिया ने आंखें खोलीं। क्या? पिशाचिनी मुस्कुराई। तुम मुझे याद दिलाती हो अपनी बेटी की। वह भी इतनी ही साहसी थी, वह भी दूसरों के लिए अपनी जान दे देती। तो मैं यह नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। तुम्हारा दिल साफ है। तुमने मुझे समझा, मुझे शांति देने की कोशिश की, और शायद यही वह शांति है जो मुझे चाहिए थी। रिया की समझ में नहीं आ रहा था। मतलब? पिशाचिनी ने कहा, मुझे किसी के शरीर की नहीं, बल्कि किसी की समझ की जरूरत थी। 100 साल से कोई मुझे समझा नहीं। सब डरे, सब भागे, लेकिन तुमने मेरी कहानी सुनी, तुमने मेरा दर्द समझा, और यही मुझे मुक्त करेगा। और फिर धीरे धीरे पिशाचिनी का आकार धुंधला होने लगा। वह रोशनी में बदलने लगी, एक सफेद शांत रोशनी। शुक्रिया रिया, पिशाचिनी की आवाज आई। तुमने मुझे वह दिया जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था, सम्मान, समझ। और फिर वह रोशनी ऊपर उठी, छत को पार करती हुई आसमान में गायब हो गई। रिया वहीं फर्श पर बैठ गई। उसके बाल, वे अब सामान्य हो गए थे, वापस भूरे रंग के, वापस छोटे। पंडित जी ने उसे सहारा दिया। बेटा, तुम ठीक हो? रिया ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूं। वह उठी और खिड़की की ओर देखा। आसमान में तारे चमक रहे थे और उसे लगा कि उनमें से एक तारा थोड़ा ज्यादा चमक रहा है। वह मुस्कुराई। अलविदा मालविका, अब तुम शांति में हो। समापन उस रात के बाद रिया की जिंदगी सामान्य हो गई। उसके बाल वापस अपने पुराने रूप में आ गए। घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन एक चीज बदल गई थी। रिया खुद बदल गई थी। उसने सीखा था कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। हर डरावनी चीज के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है। वह अक्सर रात को आसमान की ओर देखती और सोचती कि क्या मालविका को अपना परिवार मिल गया होगा, क्या वह अब खुश होगी। और हर बार जब वह अपने बालों में कंघी करती तो उसे मालविका की याद आती। वह औरत जो डायन नहीं बल्कि एक माँ थी, एक पत्नी थी, जिसके साथ अन्याय हुआ था। रिया ने अपने दादा की उस डायरी को संभाल कर रख लिया। उसने तय किया कि वह इस कहानी को लिखेगी ताकि लोग जान सकें कि कभी कभी भूत प्रेत भी बस दर्द में फंसी आत्माएं होती हैं जिन्हें समझ की जरूरत होती है, डर की नहीं। और इस तरह काले बालों की लट की कहानी समाप्त हुई, लेकिन मालविका की याद हमेशा के लिए रिया के दिल में रह गई।